Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with the second lecture of teaching aptitude. The topics that we would be covering in this are teaching continuum, maxims of teaching and learners characteristics. So moving on to our very first slide and starting with teaching continuum. तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि continuum शब्द का क्या मतलब होता है. Continuum शब्द बना है continuously से. So continuum means something which goes on in sequence. ऐसी चीज़ें जो सीक्वेंस में चलती हैं और उनमें जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर से लगते हैं बट माइन्यूट डिफरेंसेस उनके मीनिंग में होते हैं. तो यहाँ पर टीचिंग कॉन्टिन्यूम में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. तो देखिए टीचिंग के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, चेंज इन बिहेवियर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाना कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टूडेंट के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. एंड चेंजेस इन बिलीफ एंड नॉलेज, बच्चे को नॉलेज, सही और अप्रोप्रिएट नॉलेज प्रदान करना और बिलीव्स, सही मान्यताएं उसके दिमाग में बैठाना, सही मॉरल वैल्यूज़ उसको देना, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो देखिए सबसे पहले ये जो बिहेवियर में चेंज की बात कही गई है ये कैसे पूरी हो सकती है? थ्रू कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग बोथ आर बेस्ड ऑन रेपिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट. किसी की हैबिट चेंज करना हो तो भी बार बार नए एक्ट को अप्लाई करना पड़ता है, बार बार नई हैबिट को फॉलो करना पड़ता है, रेपिटेशन चाहिए होता है, तब जाके वो नई हैबिट किसी के बिहेवियर का पार्ट बनती है. ट्रेनिंग में भी अगर कोई जॉब रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल सीखना है तो उस कार्य को, उस काम को बार बार जब हम करके देखेंगे तब जाके हम उसमें एक्सेल कर पाएंगे. तो यानी कि अगर बिहेवियर चेंज करना है, चाहे उस बिहेवियर का मतलब आपकी नॉर्मल हैबिट्स को चेंज करने से रिलेटेड हो, चाहे उसका मतलब आपको कोई पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिक स्किल सिखाने से हो, जब हम बार बार उस एक्ट को करेंगे, रीइंफोर्समेंट होगा, तब जाके आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी दी जा सकती है. नॉलेज या इन्फॉर्मेशन सिर्फ बोल के या गाइड करके या इनफैक्ट सिर्फ इतना बता के भी कि कहाँ से वो नॉलेज स्टूडेंट गेन कर सकता है, इस तरीके से भी नॉलेज दी जा सकती है. बट व्हाट अबाउट बिलीव्स? जो बच्चे की मान्यताएं हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है, वो बचपन से सीखता है. तो उसको जो है घर में जो चीज़ें सिखा दी जाती है या वो अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को जो भी चीज़ें फॉलो करते हुए, मानते हुए देखता है, वो बिना क्वेश्चनिंग के उन चीज़ों को खुद भी फॉलो करने लगता है. इसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन. विदाउट आस्किंग, विदाउट क्वेश्चनिंग, व्हेन यू आर फॉलोइंग समथिंग, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन. सो अब बेसिकली द पॉइंट इज दिस कि टीचिंग में इंडोक्ट्रिनेशन का क्या काम है. भाई जो चीज़ आपने 25 साल सीखी, 25 साल तक आपको आपके घर पे सिखाया गया कि भगवान है, और आज जो है मैं 25 साल के बाद एक टीचर आपको बोल दे कि भगवान नहीं है, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 25 साल से वो बिलीफ आपके दिमाग में है. तो फिर इंडोक्ट्रिनेशन का फ़ायदा क्या है? टीचर का क्या लेना देना इंडोक्ट्रिनेशन से? अब देखिए होता क्या है, जो आज की जनरेशन है वो अगर सही बिलीफ्स, सही मान्यताएं अपने दिमाग में बैठाएगी तो आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो सही बिलीफ, सही मान्यताएं सिखा पाएगी. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, भगवान को मानना अच्छी बात है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था. लेकिन होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी रूढ़िवादी और गलत प्रथाएं और मान्यताएं भी हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी हैं, और क्योंकि हमारे बड़े उनको फॉलो करते हैं तो हम लोग भी उसको फॉलो करना सीख जाते हैं. लेकिन जब एक टीचर स्टूडेंट के दिमाग में लॉजिकल बेस बिठा के बचपन से ही सही इंडोक्ट्रिनेशन करेगा तो वो सही चीज़ सीखेगा, और फिर आगे आने वाली जनरेशन को भी वो सही इंडोक्ट्रिनेशन करेगा. क्योंकि ये चीज़ें होती तो ऐसी ही हैं जिनका इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है. मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताओं के पीछे कोई लॉजिकल बेस नहीं होता, आप नहीं दे सकते. कुछ के पीछे की लॉजिकल चीज़ें आप बता सकते हैं, कुछ के पीछे कोई लॉजिकल बेस शायद ना हो. तो जब आपका सही इंडोक्ट्रिनेशन होगा तो आप आगे आने वाली जनरेशन्स को भी सही बिलीफ, सही मान्यताएं सिखा पाएंगे.
हालांकि इसमें टीचर का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसमें ज़्यादा रोल आपकी इन्वायरमेंट का, आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का, आपके कोलीग्स का, उनका ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि एकदम से टीचर अगर इंडोक्ट्रिनेशन करना चाहे और स्टूडेंट के बिलीव्स को चेंज करना चाहे तो वो सडनली नहीं कर सकता है। बट हाँ, जिन चीज़ों के पीछे जिन चीज़ों के पीछे लॉजिकल बेस हो, वो थोड़ा बहुत लॉजिकली चीज़ों को समझा के सही इंडोक्ट्रिनेशन कर सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड स्टार्टिंग विद द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये मैक्सिम शब्द का मतलब क्या है। मैक्सिम मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, द प्रिंसिपल्स विच गाइड समथिंग। सो मैक्सिम्स का मतलब है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी गाइडलाइंस है, कौन से सिद्धांत है जिनको फॉलो करके टीचिंग को ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है, टीचिंग एंड लर्निंग बोथ। तो देखिए सबसे पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चे को आप एकदम से बहुत हाई लेवल की चीज़ समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा। और स्टूडेंट, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को भी लें, आप लोग अपनी बात भी क्यों नहीं कर ले जो नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाया जाता है तो बहुत बेसिक से उसको स्टार्ट करना चाहिए है और उसके बाद उसकी हाई लेवल की नॉलेज देनी चाहिए है। तो कोई भी टॉपिक जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग्स, सिंपल से स्टार्ट करिए और फिर जो है उसकी कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल की नॉलेज दी जाए बच्चों को। फ्रॉम नोन टू अननोन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स पहले से एक्वायर कर चुके हैं, उनके दिमाग में है, उनको पता है। तो जब आप कोई अननोन चीज़ पढ़ाएं जो बच्चों के लिए नई हो, जो उनको पता नहीं हो, तो पहले से जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, जो उनके दिमाग में है, जो उनको समझ में आ चुकी हैं, उससे लिंक करके, रिलेट करके पढ़ाएं ताकि वो उनको भी समझ सके, उनको नई चीज़ें भी बेहतर तरीके से समझ आएगी अगर आप ऑलरेडी जो चीज़ें स्टूडेंट्स को पता है उन चीज़ों से लिंक करके नई चीज़ों को पढ़ाएंगे। फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो हमारे सामने होता है वो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। तो हमारे सामने होता है प्रेजेंट। फ्यूचर के लिए अजम्पशंस बनाना या पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचना समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ना पास्ट हमारे सामने है ना फ्यूचर हमारे सामने है। तो अगर जो है फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएटिव डेवलपमेंट किया जा रहा है या पास्ट की किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करी जा रही है, उससे कुछ सीख, कुछ सबक लेने की कोशिश करी जा रही है, तो इन सबसे पहले बेटर होगा कि आप बच्चे को प्रेजेंट सिनारियो क्लियरली एक्सप्लेन कर दें। बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं वो उसको पहले अच्छी तरीके से समझा दी जाए, उसके बाद वो फ्यूचर को और पास्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट जो चीज़ें 100% सर्टेन है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, इजीली समझ में आ सकती है। तो पहले कॉन्क्रीट, ऐसी चीज़ें जिनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसी चीज़ें बच्चों को समझाइए ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो, वेगनेस नहीं रहे उनके दिमाग में। उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर लेके जाएं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वेग, कन्फ्यूजिंग। तो वो चीज़ें जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, जो वेग हैं, जो क्लियर नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, ऐसी चीज़ों को समझने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो पहले कॉन्क्रीट चीज़ें पढ़ाई जाए, फिर एब्स्ट्रैक्ट वेग थिंकिंग वाली चीज़ें पढ़ाई जाए। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक। तो सबसे पहले बच्चों को स्पेसिफिक डिमॉन्स्ट्रेशंस देके, एग्जाम्पल्स देके छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाए, समझाई जाए, और फिर जो है जो भी जनरल रूल है या जनरल क्राइटेरिया है या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो बच्चों को समझाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ाना है लॉ ऑफ डिमांड, तो बच्चे को जो है पहले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में जो है मार्केट में लेके जाइए और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप समझा दीजिए। अगर उसको एक प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ समझ में आ गई तो उसके बाद आप उसको पूरा जो जनरल रूल है, जो जनरल लॉ ऑफ डिमांड है, वो एक्सप्लेन कीजिए। तो पर्टिकुलर का मतलब है स्पेसिफिक। पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देके, स्पेसिफिक डिमॉन्स्ट्रेशंस देके चीज़ें बच्चों को समझाइए, फिर जनरल रूल या कंसेप्ट उनको क्लियर कीजिए। फ्रॉम होल टू पार्ट, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले जब आप बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका ओवरव्यू दे दो, एक बारी उसकी समरी बच्चे को बता दो, फिर उसको डीपली एक्सप्लेन करो उसके पार्ट्स करके। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ही आपको पढ़ाना स्टार्ट किया टीचिंग, तो पहले ही आपको बता दिया कि टीचिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं,
आपको एक एथिकल स्कूल टीचर के तौर पे रख के खुद को सोचना है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था, ये एक ओवरऑल व्यू बच्चे को, एक समराइज्ड व्यू अगर हम दे देंगे तो उसके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो ऐसे ही नॉर्मल टीचिंग में भी होता है। होल मतलब होता है किसी भी चीज़ की समराइज्ड अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल व्यू पहले बच्चे को दे दो, उसके बाद फिर डीपली उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। अब ये इनडेफिनिट टू डेफिनिट का क्या मतलब है भाई? इनडेफिनिट का मतलब है जहाँ पर बच्चे की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी होती हैं, वहाँ पर बच्चे के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो कि डेफिनेट नहीं होते हैं। तो इनडेफिनेट से डेफिनेट की ओर लेके जाना है। जब बच्चा बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड है, उसका माइंड बॉगल्ड है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो वो जो है किसी भी चीज़ को लेके सर्टेन नहीं है। तो जब बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रहे हों तो धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसके बाद उसको डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग देनी है किसी भी चीज़ की। या फिर हम कह सकते हैं जब बच्चा कोई नया टॉपिक पढ़ता है तो भी उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन सब क्वेश्चंस को आंसर करके फिर फाइनली उसके दिमाग में उस टॉपिक का एक डेफिनेट मीनिंग क्रिएट करना है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल अगेन रिलेटेड टू माइंड, एंड माइंड इज क्रिएटिव क्यूरियस। स्पेशली जो छोटे बच्चों का दिमाग होता है वो काफ़ी क्रिएटिव और क्यूरियस होता है। तो उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट देम बी क्यूरियस, लेट देम बी क्रिएटिव, लेकिन उसको लॉजिकल डायरेक्शन ज़रूर देना है, लॉजिकल दिशा ज़रूर देनी है। क्योंकि क्रिएटिव होना अच्छा है, क्यूरियस होना अच्छा है, बट लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट और आपके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया आया कि चलो ये डेवलप करते हैं, लेकिन उस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपके पास प्रॉपर टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए हैं। सो लॉजिकल तब होगा आपका आइडिया जब आप जो है उसको मैच करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक से। तो बच्चों के दिमाग के जो क्रिएटिव और क्यूरियस विचार है उनको एक लॉजिकल डायरेक्शन दीजिए। सॉरी। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब होता है इन पार्ट्स, सिंथेसिस मतलब होता है कलेक्टिंग टुगेदर। तो एनालिसिस, पहले बच्चे को छोटे छोटे टॉपिक्स अलग अलग डिवाइड करके समझाइए। एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स। जब बच्चे को छोटे छोटे टॉपिक समझ में आ जाए तब उन सबको कनेक्ट करके सिंथेसिस कर दो, एक साथ समझाओ। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम में सप्लाई का कंसेप्ट भी चाहिए होता है, डिमांड का कंसेप्ट भी चाहिए होता है। तो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, पहले उसको लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाओ, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाओ। ये हो गया एनालिसिस, अलग अलग पार्ट्स पढ़ा दिए। फिर उन दोनों को कनेक्ट करके सिंथेसाइज कर दो, पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ा दो, इस तरीके से। फॉलो नेचर। हर बच्चे का अपना नेचर है। किसी को टीचर की बात सुन के ज़्यादा समझ में आता है, किसी को रीड करके ज़्यादा समझ में आता है, किसी को ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है, किसी को प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करके ज़्यादा समझ में आता है। सो एनालाइज कि आपका स्टूडेंट किस तरीके का है और जैसा उसका नेचर है उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप जो है अपना टीचिंग मेथड फॉलो कीजिए, उस तरीके से उसको पढ़ाइए। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मतलब है अवेकनिंग ऑफ सेंसेस, अवेयरनेस एंड आइडेंटिफिकेशन। बच्चे के सेंसेस जो है इतने एक्टिव होने चाहिए कि वो अपने आसपास की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके और उनके प्रति अवेयर भी रह सके। कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो वो डिफ़िकल्टी जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसीलिए बच्चे के सेंसेस को अवेयर बनाना है ताकि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाए, आने वाले थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर पाए। इस तरीके के उसके सेंसेस होने चाहिए हैं, अवेक करना है उसके सेंसेस को। And the last one, encouragement to self-study, which is most important thing. Every time there is not a teacher who can make you study. हर समय आपके ऊपर आँख रखने वाला कोई नहीं होता है। आप खुद से जिस दिन पढ़ना सीख जाएंगे, जिस दिन आप खुद से मोटिवेट होकर स्टडी करेंगे, उस दिन से आपको चीज़ें भी बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी और लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टीचर का काम है बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट डालना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। अब ये लर्नर कौन है? लर्नर वो स्टूडेंट है, वो बच्चा है जिसके बिहेवियर में टीचर जो है वो चेंजेस प्रोड्यूस करने की, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। अब बेसिकली इस टॉपिक में हमें सिर्फ लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानने हैं, हमें ये जानना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीचर को अगर बच्चे के
इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा तो वो टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे टीचर उस चीज़ का एडवांटेज लेके अपनी टीचिंग टेक्निक्स को बेटर बना सकता है। तो देखिए द फर्स्ट वन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सिमिलर से लगने वाले टर्म है बट देयर इज अ डिफरेंस। हेरिडिटी मीन्स समथिंग विच अ स्टूडेंट गेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो चीज़ें आपके माता पिता से आपको मिलती हैं वो हेरिडिटी कहलाती हैं, वो जीन्स में होती हैं। और ज़्यादातर इस कैटेगरी में क्या आता है, फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चा कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी होगी या उसका वेट कितना होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे का खुद का कोई सोशल स्टेटस नहीं होता, जो उसके पेरेंट्स का सोशल स्टेटस होता है वही उसका सोशल स्टेटस होता है। यहाँ तक कि कुछ वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ भी बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल उदित नारायण का बेटा है आदित्य नारायण, सिंगर है, शायद उसने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी हो जितनी उसकी आवाज़ अच्छी थी बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। तो कई बार आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपकी वोकेशनल कैपेबिलिटी भी आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकती है। इसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो जीन्स से, पेरेंट्स से मिलते ही हैं। बट हेरिडिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। आसपास का माहौल जिसमें बच्चा बड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट गलत होने पर डजेंट मैटर आपके पेरेंट्स कितने सिविलाइज्ड हैं या कितने अच्छे हैं, अगर इन्वायरमेंट माहौल गलत मिलेगा तो बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। सो इन्वायरमेंट पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होगी, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी से ज़्यादा इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेंगी, इसीलिए इन्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट हमारा मतलब यहाँ पे है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को समझने से नहीं, हमें तो ये समझना है कि एज अ टीचर अगर किसी को पता हो बच्चे की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में तो वो कैसे उसके काम आ सकता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स पीटीएम में आते हैं एंड एज अ टीचर आई कैन सी दे आर वेरी सिविलाइज्ड, बहुत ही सभ्य लोग हैं। बट उनका बच्चा क्लास में सडनली फाउल लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज का, खराब शब्दों का प्रयोग करने लगा। जब पेरेंट्स सिविलाइज्ड हैं तो मतलब हेरिडिटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम कहाँ होगी, इन्वायरमेंट में। अब मैं अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसके पेरेंट्स को बोलूँगी कि आपका बच्चा ऐसी फाउल लैंग्वेज क्लास में इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो किसी खराब माहौल में, खराब कंपनी में जा रहा है, उसको रोकिए। तो यहाँ पे टीचर आइडेंटिफाई कर पाया कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। इसीलिए बच्चे की इन्वायरमेंट, बच्चे की हेरिडिटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट मीन्स इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट ट्रेट जो बाय बर्थ किसी के अंदर होता है। इट इज़ गॉड गिफ्टेड, इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, उसने कभी सीखी नहीं है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है या बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसने सीखा नहीं है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली है, बट स्टैमिना बहुत है उसका, मे बी इट इज़ गॉड गिफ्टेड। कोई स्टूडेंट है, भाषण बहुत अच्छा देता है, बोलता बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मे बी इट इज़ गॉड गिफ्टेड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार बिना स्पेशल एफर्ट लगाए हुए ही बच्चों के पास देखने को मिलती हैं, वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स। दीज आर इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ अ स्टूडेंट। ये जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके अंदर होती हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं, ये बाय बर्थ होती हैं। अब जो है, कहा तो ये जाता है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कैपेबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। डू यू थिंक इट इज़ ट्रू? एक बच्चा है ना वो पेंटिंग में अच्छा है, ना वो गेम्स में अच्छा है, ना वो पढ़ाई में अच्छा है, ना कम्युनिकेशन अच्छा है, ना पर्सनालिटी अच्छी, कुछ भी नहीं है, फिर उसके अंदर क्या इंस्टिंक्ट हुआ? ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट होता है? सही बात है, कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट हर बच्चे के अंदर होता है। जो मैंने आपको क्वालिटीज़ गिना दी, अगर वो नहीं भी हैं तो भी मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जिस तरीके से आप खाते हैं, चलते हैं, पीते हैं, क्या मैं उस चीज़ को सहज, मतलब बिना किसी एफर्ट के कॉपी कर सकती हूँ? हर किसी का उठने बैठने चलने तक का, खाने पीने तक का स्टाइल डिफरेंट होता है, दूसरे इंसान से अलग होता है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। किसी की एक्टिंग उतारना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल कि हर किसी का चलने उठने बैठने बोलने तक का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो भी एक प्रकार का इंस्टिंक्ट है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बेटर क्लियर होगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे, उनकी लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई उनको मुंह पे चिल्ला के चला जाए,
उनके मुंह पे कभी आपको शिकन नहीं दिखेगी, उनका फेस हमेशा काम रहेगा, कभी इमोशनल स्ट्रेस नहीं दिखेगा उनके फेस पे, वो हर सिचुएशन में खुश रहना जानते हैं। क्या ये एक इंस्टिंक्ट नहीं हुआ? ये तो सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, मैं तो नहीं कर सकती भाई, मेरे को तो गुस्सा आती है, मेरे मुंह पे दिख जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। बट कुछ लोग होते हैं जो हमेशा काम रहते हैं। हमेशा काम रहना, हमेशा हंसते रहना, ये भी तो एक प्रकार का इंस्टिंक्ट है। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग क्या समझते हैं कि इंस्टिंक्ट का मतलब है ऊपर से दिखने वाली कोई क्वालिटी या ट्रेट, कि भाई पेंटिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है। नहीं, सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है इंस्टिंक्ट। किसी का उठने बैठने चलने हंसने बोलने का तरीका, वो भी एक प्रकार का इंस्टिंक्ट है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो मैं कर सकती हूँ और आप नहीं, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप कर सकते हैं और मैं नहीं। सो देयर इज़ अ सर्टेन इंस्टिंक्ट इनसाइड एवरी चिल्ड्रन। प्रॉब्लम क्या है कि कोई उस इंस्टिंक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता। हमारे यहाँ सेट प्रोसेस है, भाई बच्चा 3 साल का हुआ, स्कूल में डाल दो, पढ़ाई 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 करानी है, बड़ा हो जाए तो फिर उसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिलाने हैं, नौकरी लगवानी है, बात ख़त्म। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों के छुपे हुए इंस्टिंक्ट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर। सो टीचर का क्या रोल है? टीचर का रोल है बच्चे के इंस्टिंक्ट को पहचानना, और उस इंस्टिंक्ट को ही बच्चे की स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। उस स्ट्रेंथ को वो आगे अपना करियर बना सकता है। तो अगर इंस्टिंक्ट पहचान लिया जाएगा तो बच्चे की आगे के जो करियर पाथ है वो बहुत आसान हो सकता है। तो टीचर का काम है बच्चे के इंस्टिंक्ट को पहचानना। ऑल्दो जो बातें हम थ्योरी में करते हैं, प्रैक्टिकली उनको करना बहुत डिफिकल्ट है। एक टीचर के पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इन अ क्लास, एक एक के इंस्टिंक्ट को पहचानना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। अगेन दो सिमिलर से दिखने वाले शब्द हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। इमोशन क्या है? इमोशन है एग्जैजरेटेड स्टेट ऑफ योर बॉडी। इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी सैडनेस। हम खुश हैं तो बहुत खुश हैं, और हमें गुस्सा आया हो तो बहुत गुस्सा आया हो, तो हम एंग्री हैं। हम दुखी हैं तो हम सैड हैं। तो हमारा ये जो गुस्सा है, जो हमारी खुशी है, जो हमारी सैडनेस है, ये सब चीज़ हमारे इमोशंस हैं, और ये बहुत टेम्प्रेरी होते हैं। क्या हमेशा खुश रहते हो? नहीं। सुबह इंसान खुश था, दिन में गुस्सा आ गया, शाम को दुखी हो गया। ये चीज़ें तो बदलती रहती हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली बदलती हैं। कभी कभी तो 10-10 मिनट में बदल जाती हैं। 10 मिनट पहले किसी का मूड खराब था, पापा आइसक्रीम ले आए बाहर से, मूड अच्छा हो गया। सो इमोशन क्या है? सिर्फ एग्जैजरेटेड हाइटेंड स्टेट ऑफ बॉडी है आपकी, और वो टेम्पररी है, बहुत जल्दी बदलती रहती है। बट सेंटिमेंट इज समथिंग विच इज मोर परमानेंट। सेंटिमेंट क्या है? फीलिंग विच इज अटैच्ड टुवर्ड्स अ पर्सन और अ थिंग। सेंटिमेंट का मतलब होता है आपकी फीलिंग्स, जो किसी इंसान से भी अटैच्ड हो सकती हैं, जो किसी प्रोडक्ट से भी अटैच्ड हो सकती हैं, किसी चीज़ से भी अटैच्ड हो सकती हैं, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा परमानेंट होती है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि लाइफ लॉन्ग रहती है, हमेशा ही परमानेंट रहती है, बट स्टिल इमोशन से तो ज़्यादा परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी है, आपको कितना भी डांट ले, कितना भी मार ले, किसी दिन ज़्यादा गुस्सा आ गई ना, चप्पल उठा के मार लिया, फिर भी माँ से प्यार करना कोई नहीं छोड़ता। ये सेंटीमेंट है हमारा। हाँ, हम नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं अपनी मम्मी से भी। लेट्स से हमें पिकनिक पे जाना था, हमारे मम्मी पापा ने मना कर दिया, हम नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा। लेकिन उस नाराज़गी में भी, उस गुस्से में भी, क्या आपका प्यार आपकी माँ के लिए कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। क्यों? नाउ दिस इज़ योर सेंटीमेंट अटैच्ड टुवर्ड्स योर मॉम। आपकी माँ की तरफ आपका ये सेंटीमेंट अटैच्ड है। आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, बट वो इमोशन है जो टेम्प्रेरी है, आएगा चला जाएगा। बट ये जो फीलिंग है प्यार की अपने पेरेंट्स के लिए, वो कभी नहीं जाएगी, चाहे वो हमें कितना भी मार ले। मारेंगे भी तो वैसे हमारी भलाई के लिए ही, बट स्टिल ये फीलिंग हमेशा रहेगी। सो ये डिफरेंस है इमोशंस और सेंटीमेंट्स में। ये तो चलो पर्सन है हमारे पेरेंट्स। याद करो जब आप लोग 11th-12th में आए होगे, लोगों को अपनी पहली पहली बाइक, पहली पहली स्कूटी मिलती है, उससे इतना प्यार होता है कि अगर उस पर एक स्क्रैच आ गया, एक खरोच आ गई, तो भाई हम तो सामने वाले को जो है चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। क्यों? हमारा सेंटीमेंट अटैच्ड है भाई। हमारी पहली स्कूटी, हमारी पहली बाइक है, हमारे सेंटीमेंट्स अटैच्ड होते हैं उस चीज़ से, इसीलिए तो हम दूसरे को डांट रहे हैं। तो सेंटीमेंट इंसान से भी अटैच्ड हो सकते हैं, सेंटीमेंट्स चीज़ों से भी अटैच हो सकते हैं। लोग संभाल के रखते हैं, कुछ कुछ लोग तो जो है एंटीक बना के संभाल के रखते हैं अपनी जो है फर्स्ट व्हीकल को 10-10 20-20 साल। अब जो है हमारा पर्पस खैर यहाँ ये जानने का है कि टीचर क्या करेगा बच्चे के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को जान के। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बच्चों में पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव स्टेट ऑफ कामनेस, हैप्पीनेस। बच्चा है एक, हमेशा खुश रहता है, अच्छे से रहता है, सबसे अच्छे से बिहेव करता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
बट एक स्टूडेंट है जिसमें नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा है, हमेशा गुस्से में रहता है, क्लास में आता है 2-4 को मार पीट के ही जाता है। अब क्या किया जाए? समझाने से तो समझने वाला है नहीं। टीचर ने आइडिया निकाला, ऐसा बच्चा आए तो उसको सुबह 2 घंटे रिसेस से पहले 4 पीरियड्स के लिए ग्राउंड में भेज दो और उसको गेम्स खिलवाओ। भाई मारने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, नेगेटिव इमोशन में भी एनर्जी चाहिए होती है। वो बच्चा 2 घंटा सुबह खेल के जब 5th पीरियड में क्लास में आके बैठा तो वो इतना थका हुआ होता है कि वो किसी को मार ही नहीं सकता, उसकी सारी एनर्जी निकल गई। कई बार एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो टीचर ने क्या सॉल्यूशन निकाला, उस बच्चे की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई सुबह के 2 घंटे में, अब वो किसी को मार पीट नहीं रहा है, शांति से बैठा है। तो ये एक तरीका था प्रॉब्लम को टैकल करने का, नेगेटिव इमोशन को टैकल करने का। सेंटिमेंट्स का एग्जाम्पल, अब टीचर का काम है बच्चे की पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच करवाना टुवर्ड्स स्टडी, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर बच्चे को सही तरीके से क्यूरियस बना के, उसको मोटिवेट करके, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप कर दिया जाए तो उसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पढ़ाई की तरफ भी अटैच्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं थी बचपन से ही, मतलब मुझे नई बुक्स का बहुत शौक था। कपड़े पुराने ले सकती हूँ लेकिन किताबें मुझे नई चाहिए होती थी। आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराते हैं, एग्जाम खत्म हुआ वापस दे के आ गए। हम ऐसे नहीं पढ़े हुए हैं। हम लोगों को बुक चाहिए होती थी अपने घर पे, और वो किताबें आज भी हम लोगों ने संभाल के रखी हैं। हमारे घर पे ही लाइब्रेरी बनी हुई है, इतनी किताबें हैं, क्योंकि हमने कभी कोई किताब नहीं बेची, ना कभी कोई किताब लाइब्रेरी से इशू कराई। और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन किताब हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं। मेरी किताब पे कोई स्टूडेंट अगर, मतलब कोई मेरा फ्रेंड ही उसको ले ले और उस पर जो है एक लाइन मार्क कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाती थी, मेरी बुक पे पेंसिल कैसे चला दी। मेरा सेंटिमेंट अटैच था मेरी बुक से, जो आज भी है। तो टीचर का काम है सही तरीकों से एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड से पढ़ाना, ताकि बच्चे के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पढ़ाई से अटैच हो सके, तो वो अपने आप आगे चल के सेल्फ स्टडी करेगा। नेक्स्ट वी हैव प्ले एंड प्ले वे। प्ले, खेलना, एंड दिस इज़ अ पर्पसलेस एक्टिविटी। जब हम खेलते हैं ना तो हमारा दिमाग सिर्फ रिफ्रेशमेंट की ओर होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री होना चाहिए है, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और जब हम खेलते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। भाई लगातार पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, आगे का नहीं पढ़ पाएंगे। जब पढ़ते पढ़ते दिमाग काम करना बंद कर दे तो थोड़ी देर बच्चों को खेलने देना चाहिए है। सो प्ले इज़ अ पर्पसलेस एक्टिविटी, लेकिन इससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में रिसेस होता है, ब्रेक्स होते हैं, जिसमें बच्चा खाना भी खा सके और खेल भी सके। प्ले वे क्या है? प्ले वे है खेल खेल में पढ़ने का तरीका। भाई बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इतना डिफिकल्ट होते हैं, जो टीचर लेक्चर देता जाए ना तो समझ में नहीं आते हैं, बट वहीं खेल खेल में समझ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9th-10th में हम सब ने पढ़े होंगे, विलियम शेक्सपियर के प्ले होते थे। वो उसमें इंग्लिश भी भाई ऐसी ब्रिटिश इंग्लिश होती थी जो अपनी दिमाग के ऊपर से जाती थी, नहीं समझ आते थे। लेकिन वहीं टीचर अगर क्लास में हम सबको एक एक रोल बांट दे और फिर हमें डायलॉग डिलीवरी करनी हो कि हाँ भाई, एक इंसान को रोमियो का रोल दे दिया, एक को जूलियट का रोल दे दिया, एक को एंथनी का रोल दे दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक को जूलियस सीजर का रोल दे दिया, अलग अलग प्लेस होते थे, और आपको डायलॉग डिलीवरी करनी है। और कुछ समझ में आए नहीं आए, अपना डायलॉग तो समझ में आएगा, उससे स्टोरी की कुछ तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से खेल खेल में अगर पढ़ाया जाए तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती हैं। एंड सिर्फ स्कूल की ही बात नहीं है, कॉलेज में भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। आपको प्रोजेक्ट वर्क जो करने को दिए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट वर्क में कई बार आपको जो है डाटा कलेक्ट करना होता है, अलग अलग जगहों पे जाके डाटा कलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप खेल खेल में पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो डिफरेंस समझिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखिए, ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, और ये एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। हाइट है, किसी की भी हाइट 15-16 साल के बाद नहीं बढ़ती है, बहुत रेयर केस होगा, और 20 के बाद तो किसी की भी नहीं बढ़ सकती। तो ग्रोथ जो है वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, और वो एक टाइम के बाद रुक जाएगी। ठीक है। अब आप कहेंगे बाल हो गए, नेल्स हो गए, ये तो लाइफ टाइम बढ़ते हैं, लेकिन इनकी स्पीड ज़रूर कम हो जाती है। अगर आप फ्रैक्चर ही ले लो कि किसी को फ्रैक्चर हो गया, बच्चे को फ्रैक्चर होता है बहुत जल्दी जुड़ जाता है, और किसी बूढ़े इंसान को फ्रैक्चर हो जाए, ओल्ड पर्सन को, तो वही फ्रैक्चर जो बच्चे का 2 महीने में जुड़ेगा उसका 6 महीने में जुड़ेगा। क्यों? स्पीड ग्रोथ की कम हो जाती है, और कुछ चीज़ों की तो बिल्कुल रुक जाती है। सो ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी। हमारा फोकस है डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू माइंड, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। आपने सुना होगा, ओल्ड पीपल अक्सर डायलॉग मारते हैं कि हमने तो जो है क्या कहते हैं,
बाल सफ़ेद वाला एक डायलॉग होता है कि हाँ, हमने तो धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने इतनी लंबी ज़िंदगी जी है, तो हमारे पास जितनी तुमने अभी ज़िंदगी नहीं जी है, उससे भी ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है, और वो अपने एक्सपीरियंस को आपको देना चाहते हैं, आपकी मदद करने के लिए आपको सुझाव देते हैं वो उसी से। सो बेसिकली डेवलपमेंट इज समथिंग विच गोज ऑन फॉर लाइफ। मेंटल डेवलपमेंट है, वो माइंड से रिलेटेड है, वो कभी रुकेगी नहीं। लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो अब हमारा फोकस है डेवलपमेंट पे। हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। देयर आर 4 स्टेजेस, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले 0 to 6 ईयर्स का बच्चा विच इज नोन एज इन्फेंसी। अभी हम मान के चल रहे हैं ये बच्चा घर पे रहता है, स्कूल नहीं जाता है। पहले के टाइम में होता था कि बच्चे 6 साल पे स्कूल जाते थे, तो ये इन्फेंट बच्चा घर पे ही है। हालांकि अब जल्दी जाते हैं प्री स्कूल वगैरह, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन बनी हुई है पहले के अकॉर्डिंग। तो इन्फेंसी, छोटा बच्चा जो अभी स्कूल नहीं जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, बच्चा कैसा होगा। ये बच्चा बहुत ही क्यूरियस होता है। छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। दूसरों की कॉपी उतारते हैं, नकल करते हैं, बहुत जल्दी ये ग्रैब करना सीख जाते हैं चीज़ों को। और सेल्फ लविंग होते हैं, खुद से बहुत प्यार होता है, ये अपनी चीज़ किसी को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसे बच्चों के क्या ट्रेट्स होते हैं? इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, कभी भी रोते हैं, कभी भी हंसते हैं, रीज़न नहीं पता है, मर्जी है, कभी भी रो देंगे, कभी भी हंस देंगे, बिना रीज़न के भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसे बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? ऐसे बच्चों को पहली बात तो पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो उन्हें कहानियाँ सुनाओ, स्टोरीज सुनाओ, या फिर उनको जो है खेल खेल में बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह वाले गेम आते हैं, ABC वगैरह वाले गेम आते हैं, गेम्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, स्क्रिप्ट टेलिंग के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, या कार्टून्स वगैरह दिखा के भी पढ़ाया जा सकता है। बट इस उम्र में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाना नहीं होता है। इस उम्र में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी जो ऑलरेडी होती है, उसको दबाना नहीं है, उसको डेवलप करना है। अगर इस उम्र में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी आपने दबा दी, तो बच्चा कल को क्वेश्चन करना भूल जाएगा, और वही जो हमारा एजुकेशन का सेट पैटर्न है वो उसमें चला जाएगा। तो हमें उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करना है और भी ज़्यादा। हालांकि कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं जिनका आंसर नहीं दिया जा सकता या उनको नहीं समझाया जा सकता, तो उनको डांटो मत। डांटोगे तो वो नेक्स्ट टाइम से पूछेगा नहीं, डांटो नहीं, भले गलत आंसर दो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी क्यूरियोसिटी को दबाओ नहीं, डांटो नहीं, शांत कर दो, भले गलत आंसर दे के शांत करो, ताकि वो कल को क्वेश्चन पूछना छोड़े नहीं। तो एक तो ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉरल वैल्यूज़ देना। अच्छी आदतें बड़े होके नहीं डाली जाती, अच्छी आदतें बचपन से डाली जाती हैं। बोलते हैं बच्चा गीली मिट्टी होता है, जैसा सिखा दोगे वैसा सीखेगा। सो बचपन से ही उसको अच्छी आदतें, अच्छी मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाए, और बच्चा बोलने से उतना नहीं सीखेगा जितना देख के सीखेगा। जो आप करेंगे वही वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट, चाइल्डहुड। 6 से 12 साल बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट किया। अब वो क्या है, घर में बड़े लोगों के बीच में रह के हो जाता है बोर। पहली बार स्कूल जाएगा, उसको अपनी कंपनी के लोग मिलेंगे, मतलब कि अपने जितने बच्चे मिलेंगे, तो उसकी क्यूरियोसिटी अपने आप थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी। उसका ध्यान ज़्यादा किस चीज़ पे होगा? फ्रेंडशिप पे। और नार्सिसिस्ट होते हैं ऐसे बच्चे। नार्सिसिस्ट मतलब उनका कहना होता है जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। जैसे हम लोगों से आज कोई पूछेगा भाई कितने फ्रेंड्स हैं, तो हम कहते हैं हाँ 10-12 फ्रेंड्स है, ये मेरा भी फ्रेंड है, ये उसका भी फ्रेंड है। तुम इतने छोटे बच्चे से पूछो, बोलेगा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कोई दूसरा उसके बेस्ट फ्रेंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल दे तो वो नाराज़ हो जाएगा, चिढ़ जाएगा कि नहीं, ये बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरा ही हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। नार्सिसिस्ट होते हैं। इनके पेरेंट्स अगर इनके भाई बहन को भी प्यार कर लेंगे तो भी इनको गुस्सा आएगी, नहीं भैया मेरे माँ बाप है, सिर्फ मुझसे प्यार करें। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपका काम है उस क्यूरियोसिटी को कम नहीं होने देना। मॉरल वैल्यूज़ इस स्टेज में भी डेवलप करी जाती हैं, और इस स्टेज से टीचर जो है बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक लैंग्वेज का ज्ञान देता है। हिंदी, इंग्लिश एंड बेसिक मैथ्स वो सिखाना ज़रूरी होता है इस स्टेज में। हालांकि इस स्टेज में अगर लेक्चर दोगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। तो स्टोरी टेलिंग और प्ले वे, खेल खेल में पढ़ाने के तरीके तो है ही हैं। बाकी ब्लैक बोर्ड का यूज़ वगैरह इस्तेमाल हो जाता है, बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, वो चीज़ों को कॉपी करना सीखते हैं। लेकिन बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि बच्चे जो हैं उनके अंदर सेल्फ लर्निंग की हैबिट इसी स्टेज से पड़ जाए, तभी उनको होमवर्क देते रहना है ताकि वो खुद से भी पढ़ना सीख सके। नेक्स्ट वी हैव अडोलसेंस। इसको कहते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज, तूफानी स्टेज। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज इन अ चाइल्ड्स लाइफ।
ये 12 से 18 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और स्टूडेंट्स को क्योंकि सही नॉलेज नहीं मिलती है कहीं से, इसलिए उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे चेंजेस के साथ कोप अप करना, और फिर मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। सो बेसिकली इस स्टेज में दो तरीके के बच्चे हो जाते हैं। एक तो वो जो अपने से बड़ों के बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा 9th 10th के बच्चे होते हैं, 11th 12th वाले भैया दीदी होते हैं, उनके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर सोशल ऑकवर्डनेस पैदा हो जाती है, वो सोशली खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो आपने देखा होगा क्लास में सबसे कटे कटे रहते हैं, अलग रहते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। सो बेसिकली इस अडोलसेंस स्टेज को कैसे हैंडल किया जाए, इस उम्र में जो है पढ़ाई में तो बिल्कुल ही डिसइंटरेस्ट होता है, नई नई चीज़ें दिखती हैं और गलत चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर इस स्टेज में ऐसे बच्चों को डांट दिया जाए, जो डांटेगा वो तो उनका दुश्मन है। सो बेसिकली इस स्टेज में बच्चों को हैंडल करने के लिए सही प्रकार की काउंसलिंग मिलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ टीचर्स को भी नहीं पता कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करें, पेरेंट्स को भी नहीं पता, उनको तो एक ही हथियार पता है, डांट लो बच्चों को। नहीं, डांटने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो टीचर्स की और पेरेंट्स की दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, फिर वो प्यार से उसी तरीके से इन बच्चों को हैंडल करें। इस उम्र में टीचर का सबसे बड़ा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे को गलत दिशा में जाने से रोकना है, उनको राइट डायरेक्शन देना। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भले कम पढ़ ले लेकिन गलत संगत में नहीं जाए, गलत चीज़ों में नहीं जाए, गलत आदतें उनके अंदर नहीं पड़े। तो टीचर का काम है राइट डायरेक्शन देना, बच्चे को मोटिवेट करना, उसको एडवांटेज बताओ ना कि भाई तुम्हारे 10th के मार्क्स जो हैं वो आगे काम आएंगे, इसी से तुम्हारा जो है करियर बन पाएगा, तुम अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे, और 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी आगे की 11th की स्ट्रीम चूज कर पाओगे। तो बच्चे को मोटिवेट करो दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी फॉर हिम और हर। जब उसको बेनिफिट्स पता चलेंगे तो वो खुद से अंदर से मोटिवेट होके पड़ेगा। सो इनको डायरेक्ट डांट डपट से नहीं संभालना है, इनको इनडायरेक्टली मोटिवेट किया जाए, चीज़ों के बेनिफिट समझाए जाए, प्लस इनकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट नॉलेज इनको दी जाए, ताकि किसी भी प्रकार का सोशल ऑकवर्डनेस या सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम इनको नहीं हो। चीज़ों को जितना छुपाएंगे बच्चा उतना ही उन चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करता है। तो करेक्ट नॉलेज बच्चों को करेक्ट स्टेज पे दे देनी चाहिए है। प्लस अ टीचर हैज़ टू इंश्योर कि बच्चा राइट डायरेक्शन में ही चले इस स्टेज में। देन वी हैव अडल्टहुड प्लस 18 ईयर्स। इस स्टेज तक बच्चा इमोशनली मैच्योर हो गया। एडोलसेंस में बच्चा बिल्कुल ही इमोशनली इमेच्योर हो जाता है। अडल्टहुड आते आते बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो गया, उसको पता होता है मुझे पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी वो कर लेता है। तो फिर टीचर क्या करेगा? अभी भी प्रॉब्लम है, ये तो समझ में आ गया पढ़ाई करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, सीए बनना है कि इंजीनियर बनना है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, नेट का एग्ज़ाम देना है या सीए का एग्ज़ाम देना है या फिर एसएससी का एग्ज़ाम देना है, विच एग्ज़ाम टू चूज़, विच एरिया, विच फील्ड ऑफ स्टडी टू चूज़, कहाँ जॉब करनी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, करियर पाथ कौन सा डिसाइड किया जाए। यहाँ पे आएगा टीचर का रोल। टीचर को जो है डायरेक्शन देना है कि भाई विच एरिया यू शुड चूज़, बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचान के उसकी काउंसलिंग करके उसके लिए सही एरिया चूज़ करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। आप कॉलेज देखो, कॉलेज में जो है प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स ये ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ताकि बच्चा A to Z प्लानिंग प्रोजेक्ट वर्क की जब खुद से करेगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो जब वो कॉलेज से पास आउट होके जाएगा तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो इंडिपेंडेंस डेवलप हुई होगी, उसके ज़रिए वो अपनी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा। तो इस स्टेज में बच्चे को प्रिपेयर करना है अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है ताकि वो अपनी लाइफ की भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ईजिली हैंडल कर पाए। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड मोटिवेशन। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है मोराल। मोराल इज मेंटल स्टेट एंड मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। एग्जाम्पल से समझो, आपने देखे होंगे दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक जिनके 99% मार्क्स आ गए, रो रहे हैं भैया 1% कम रह गया क्या करें, और दूसरे जिनके 40% मार्क्स आ गए या 50% मार्क्स आ गए, मिठाई बांट दी मोहल्ले में, अरे मैं पास हो गया। 99% वाला रो रहा है कि 1% कम रह गया, उसका मोराल जो है वो बहुत लो है, मतलब उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत लो है,
वो अच्छी से अच्छी सिचुएशन है, 99% मार्क्स स्कोर किया, फिर भी जो 1% नहीं आया उसके लिए रो रहा है, लो मोराल की सिचुएशन है। और 50% लाके एक बच्चा पास हो गया, मिठाई बांट रहा है, खुशी के मारे फूला नहीं समारा, भाई बहुत हाई मोराल है, वो हर सिचुएशन में खुश रहता है, वो हाई मोराल वाला है। सो दिस इज मोराल। मेंटल स्टेट, माइंड की स्थिति क्या होती है किसी की, उसको हम कहते हैं मोराल। मोटिवेशन डिफरेंट चीज़ है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ज़रूरत जन्म लेती है, एक नीड जिसको हमारा माइंड रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 11th क्लास में आए, आपको स्कूल जाने के लिए स्कूटी या बाइक चाहिए। सो नाउ दिस इज़ अ नीड विच योर माइंड हैज़ आइडेंटिफाइड। अब जब तक ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी, एंशियसनेस, बेचैनी मची रहती है, दिमाग में खलबली मची रहती है। फिर होगा क्या, फिर होगा आप इस नीड को पूरे करने के तरीके ढूंढेंगे, सर्च बिहेवियर, कि कैसे हम पूरा कर सकते हैं। भाई 11th क्लास में 2 ही ऑप्शन है, या तो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लो, या माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, 4 आंसू बहा लो। ठीक है, सो लेट्स से आपने जो है अच्छा वाला तरीका चूज़ किया, आपने पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी, बदले में आपको मनी मिलेगा। वो मनी क्या है, इंसेंटिव है, और उससे आप अपनी बाइक या स्कूटी ले लेंगे, आपकी नीड पूरी हो गई। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन समवेयर और द अदर इज रिलेटेड टू इंसेंटिव ऑल्सो। टीचर का क्या काम है, बच्चे को मोटिवेट करना ताकि वो खुद से स्टडी करे, उसका इंटरेस्ट हो स्टडी में। तो मोटिवेशन भी 2 तरीके का हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपने देखा होगा स्कूल वाले स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते हैं कि हमारे यहाँ से 12th क्लास में, 10th क्लास में जिस बच्चे के 90 अबव आएंगे हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बच्चे के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा, वो इंसेंटिव का काम करेगा, बच्चा उस अमाउंट को, उस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए पढ़ाई करेगा। सो दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल, अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा। मैंने जो है आपको ये नहीं बोला कि आप नेट का एग्जाम दो, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको नेट का एग्जाम देने के और क्लियर करने के एडवांटेजेस बता दिए कि आप जो है लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जेआरएफ क्लियर हो गया तो आपको 35,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी पीएचडी ज्वाइन करने पे। अगर आप अभी कहीं नौकरी भी करेंगे प्राइवेट में तो भी शायद इतनी तनख्वाह नहीं मिले। तो मैंने ये एडवांटेजेस बता दी, आपको समझ में आ गई, आप नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे। ये था इंटरनली मोटिवेट करने का तरीका। किसी भी चीज़ के बेनिफिट्स बता दिए जाए, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए तो भी बच्चा मोटिवेट हो सकता है, वो इंटरनल मोटिवेशन है। मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको लालच नहीं दे रही हूँ, कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रही हूँ, मैंने सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताया है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है अगर आप उससे मोटिवेट हो गए तो। लास्ट वन वी हैव हैबिट एंड फैटिग। हैबिट, आदतें, बच्चों में अच्छी आदतें भी होती हैं गुड हैबिट्स, और गलत आदतें भी होती हैं बैड हैबिट्स। तो टीचर का काम है बच्चे की गलत आदतों को कम करने की कोशिश करना और अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। फटीग क्या होता है, फटीग होता है लगातार काम करते रहने या पढ़ाई करते रहने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाना। आप खुद ही सोचिए, जब आप स्कूल में जाते थे फर्स्ट क्लास में बिल्कुल तरोताज़ा होके बैठते थे, अभी फ्रेशली आप घर से गए हैं बहुत अच्छे से समझ में आता था। सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में फिर ब्रेक होता था, खाना खा लेते थे, फिर नींद आनी शुरू हो जाती थी। आखिरी पीरियड तक तो ऐसे होता था कि बस भाई आंखें किसी तरीके खुले रख लें हम लोग क्लास में, नींद आने लगती थी बहुत ज़्यादा। सो फटीग क्या होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वजह से क्या होता था, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आप 4 घंटे लगातार पढ़ाई करो, पहले घंटे में बहुत जल्दी आपका माइंड रिटेन कर लेगा, बहुत जल्दी समझ लेगा, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में थोड़ा कम, चौथे में तो कहेगा भैया आप किताब बंद कर दो, आप समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए लगातार पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए है। फटीग ना हो, एफिशिएंसी कम ना हो लगातार पढ़ने की वजह से, इसीलिए बीच बीच में क्या करते रहना चाहिए, प्ले। इसीलिए स्कूल्स में रिसेस होते हैं, कॉलेजेस में तो क्लासेस के बीच में प्रॉपर आधा आधा 1-1 घंटे का ब्रेक भी होता है, ताकि बच्चे की एफिशिएंसी बनी रहे, उसका माइंड रिफ्रेश्ड रहे। सो ये थे क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। अगर टीचर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानता है तो उसको जो है पढ़ाने में ज़्यादा आसानी होगी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग सही टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स इस्तेमाल कर सकता है। मूविंग ऑन टू दिस डायग्राम नाउ। लर्नर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चा यूनिक है, अलग है, डाइवर्सिटी, डाइवर्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर बच्चे के। सो बच्चे के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के लर्नर मॉडल डेवलप किया जाए कि भाई किस तरीके से किस बच्चे को पढ़ाना है। इंडिविजुअल अडाप्टेशन, एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का। बट नाउ यू ओनली टेल मी, इज इट पॉसिबल? थ्योरी बहुत आसान है,
प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक स्कूल टीचर के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, सिलेबस कंप्लीट कराने से लेके इवैल्यूएशन करने तक, रिजल्ट बनाने तक, पीटीएम्स अटेंड करने तक, वो कहाँ से एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। सो ये चीज़ डायग्राम में बहुत अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अच्छा, दूसरी चीज़, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट जब क्रिएट हो जाए, बच्चा अच्छे से उसमें सीखने लगे, पढ़ने लगे, तो वापस से इसको एनालाइज करके मॉडल में इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। भाई अगर फिर भी फाइनली जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, उसमें उसको एनालाइज किया गया और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोबारा से लर्नर मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो तरीका है इस पूरे मॉडल को अप्लाई करने का, वो ये है कि एक एक बच्चे के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए तो टीचर जो है अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकता, अडाप्ट नहीं कर सकता, बट हाँ एक पूरी क्लास के लिए कर सकता है। लेट्स से कोई टीचर है, उसने 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाया, तो उस टाइम उसके पास जो बच्चे आए वो काफ़ी शांत रहने वाले थे, तो उसने ऑटोक्रेटिक बन के पढ़ाया। बट नेक्स्ट टाइम उसके पास जो क्लास आई वो बड़ी क्यूरियस क्लास थी, वो बच्चे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानना चाहते थे चीज़ों का, तो उसने उस तरीके से पढ़ाया। तो पूरी क्लास की मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं क्रिएट किया जा सकता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर के लिए जानना क्यों ज़रूरी है। थैंक यू।